हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हुए हैं। अगर आप 15 प्रश्न सही कर रहे हैं, 15 से अधिक सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर आप थ्योरेटिकल पोर्शन के वीडियोस देख सकते हैं टॉपिक वाइज, और MCQs की सीरीज जो चलाई गई है उसको भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? स्थूल प्रक्रिया में, औपचारिक प्रक्रिया में, पूर्व प्रक्रिया में या संवेदी पेशीय प्रक्रिया में? तो क्या होगा इसका जवाब? देखिए, इसका जवाब है आपका स्थूल प्रक्रिया, जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी स्थूल प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है। और ये आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो आप समझ गए होंगे पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदीय पेशी प्रक्रिया, या कह सकते हैं इंद्रियजनित गमक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की थी। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की थी। तीसरी थी स्थूल प्रक्रिया, या कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की थी। चौथी अवस्था बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 वर्ष की अवस्था बताई थी। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है किस अवस्था में पाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा है? रॉस ने, नन ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? टर्मैन ने, सेगविन ने, गार्डनर ने या बिने ने? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? ये किया था सेगविन ने। सेगविन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। और मंदबुद्धि बालकों के लिए विद्यालय भी अमेरिका में खोले थे, ठीक है। मतलब प्रथम विद्यालय मंदबुद्धि के लिए अमेरिका में सेगविन ने खोला हुआ था। देखिए, गार्डनर जो थे, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में मिलती है। इस तरीके से याद रखिएगा इसे। अगला है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का, नन का? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियोस मेरे छोटे होते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का, हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा 17 मिनट का होगा, लेकिन जितने वीडियोस होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें बात करें बाल विकास की, पर्यावरण अध्ययन की, तो ये 2 टॉपिक जो है मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि गारंटी देता हूँ 60 में से आप जो है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 50+ अंक जरूर लाएंगे इन 2 सब्जेक्ट में। लेकिन देखते हैं जैसा भी शेड्यूल बन पाता है, आगे जो है मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो से अगर आप जुड़े रहेंगे लगातार तो बाल विकास का जो आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो, जो है आप आसानी से कवर कर लेंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे अगर आप जुड़े रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। मैं ये कभी कभी कह देता हूँ, वैसे मैं जो है ये बातें कहता नहीं हूँ, शुरुआत में ही कहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है भूल जाते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्रश्न है अगला, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा है? पावलोव ने, डम्बिल ने, रॉस ने, रूसो ने? तो ये कहा है डम्बिल महोदय ने। क्या कहा है? किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कहा है डम्बिल ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है,
यह कहा है एंडरसन ने, मिल्टन ने, या केली ने, या देसी ने? अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये कहा है मिल्टन ने। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये कमेंट करके बताइएगा किसने दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बीच में बता दूंगा इसका जवाब क्या होगा। डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है? लेखन योग्यता से, पठन योग्यता से, गणितीय योग्यता से, या कम आयु में वृद्ध दिखना? तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ आ रहा है, ग्राफ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ पर हम लिखते हैं, तो लेखन योग्यता से जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया पठन योग्यता से जुड़ा हुआ है, डिसकैलकुलिया गणितीय योग्यता से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी स्थिति में काम आ जाए तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण, या द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण? तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो यह आपका होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और जब काम ना आए तो नकारात्मक। और एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक बने ना ही बाधक बने तो आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण होता है, माना जाता है कि हमारे शरीर के दो भाग हैं, दायां भाग और बायां भाग, तो जब एक भाग से दूसरे भाग में अधिगम का अंतरण होता है तो आपका द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, मान लीजिए आप जो है हिंदी का ज्ञान जो है संस्कृत में प्रयोग कर लेते हैं, तो ये होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। या सरल जोड़ के सवाल जब आप सीख लेते हैं तो आप कठिन जोड़ के सवाल गणित में कर लेते हैं, तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होगा, हिंदी सीखने, जब आप हिंदी सीखते हैं तो हिंदी का ज्ञान जो है अंग्रेजी में प्रयोग नहीं होता है, तो ये होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पहले जो है मीराबाई के दोहे पढ़े, उसके बाद आप कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो जो मीराबाई के दोहे हैं वो कबीर के दोहों में जो है ना ही सहायक बनेंगे ना ही बाधक बनेंगे, तो ये आपका होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? स्किनर का, रूसो का, मैकडोगल का, या रेमन का? ये कहा है स्किनर महोदय ने। क्या कहा? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इन्होंने RS थ्योरी दी थी। देखिए मैं रोज़ इसको बताता हूँ और आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि आपको भले लगता हो कि मैं जो है इस चीज़ को रोज़ बताता हूँ लेकिन आप भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं आप जो है इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, कोहलबर्ग, रूसो, स्किनर ने? बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी CR थ्योरी किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, रूसो ने दिया था, या स्किनर ने दिया था? तो आपका जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। CR थ्योरी दिया था पावलोव ने, ठीक है, और RS थ्योरी स्किनर ने, SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने, SOR थ्योरी वुडवर्थ ने। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था किसने? स्किनर ने अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत को सिद्ध करने के लिए। चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान। अगला प्रश्न है, छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एड़ी के सैंडल का प्रयोग करना किससे जुड़ा हुआ है? प्रत्यागमन, प्रक्षेपण, तदात्मीकरण, या क्षतिपूर्त उपाय? तो ये किससे जुड़ा हुआ होगा? ये जुड़ा है क्षतिपूर्त उपाय से। डी ऑप्शन आपका सही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति या लड़की शारीरिक रूप से उसको कोई दिक्कत है, तो वो जो है अपने पास आर्टिफिशियल चीज़ें रखती हैं जिससे जो है वो अपनी कमी को पूरा कर लेती है, तो क्षतिपूर्त उपाय के अंतर्गत आता है ये कि छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एड़ी के सैंडल का प्रयोग करना। ठीक है, अगला है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक, फ्राबेल, कार्लवेल कुक, या मॉन्टेसरी? तो किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्राबेल महोदय। ठीक है, फ्राबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्राबेल। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक को कहा जाता है। मॉन्टेसरी विधि की जो जन्मदाता है वो है मारिया मॉन्टेसरी।
खेल विधि के जनक जो है कुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान सही है, कौन सा मिलान जो है सही है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत रूसो ने दिया है, त्रिआयामी सिद्धांत साइमन ने दिया है, तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया है, पदानुक्रमिक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है। तो कौन सा मिलान सही है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत रूसो ने दिया है? नहीं, ये दिया है बिने, साइमन और टर्मन ने। त्रिआयामी सिद्धांत साइमन ने दिया है? नहीं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया हुआ है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद 3 आयाम बताए थे बुद्धि के, किसने? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड अमेरिका के निवासी थे। अगला है तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया है, ये आपका सही होगा। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नर ने दिया है, ब्रूनर ने नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया हुआ है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया हुआ है, बहुकारक सिद्धांत थांडाइक ने दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न, सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? आत्मीकरण का नियम, तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? आपको पता होगा थांडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम यानी प्राथमिक नियम और 5 गौड़ नियम बताए थे। 3 प्राथमिक नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। गौड़ नियम कौन कौन से थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 गौड़ नियम बताए थे, किसने? थांडाइक महोदय ने। तो सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? ऑप्शन बी, तत्परता का नियम होगा आपका। अगला है, अनौपचारिक अधिगम का प्रकार है, परिवार विद्यालय दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं? अनौपचारिक अधिगम का साधन कौन सा होगा? देखिए, अनौपचारिक अधिगम वहाँ होता है जहाँ नियम कायदे कानून नहीं लागू होते हैं। तो परिवार में नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। विद्यालय में जो होता है वो औपचारिक होता है। अगला प्रश्न है, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर और अर्थपूर्ण अधिगम के प्रकार किसने बताए हैं? रॉबर्ट गैने ने, आसबेल ने, स्किनर ने, पियाजे ने। तो ये बताया है आसबेल ने। 4 प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए थे आसबेल महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज के हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।